विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? तो आज आप ही नहीं पढ़ रहे हैं, परंतु समग्र हमारे देखने वाले भी आपको देख रहे हैं, जो साहित्य प्रेमी है ना? आप भी देख रहे हो और दुनिया के इर्द गिर्द के सभी लोग हमें और आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे आपको पता है? हाँ, कहानी दोपहर का भोजन। कहानी का शीर्षक है दोपहर का भोजन। आवाज ठीक आ रही है? इतना ठीक है ना? वॉल्यूम इधर आवाज आ रही है बेटा? ठीक। तो दोपहर का भोजन एक ऐसी कहानी है जो एक गरीब परिवार, निर्धनता, बेरोजगारी और स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा था। और समस्या ऐसी आ गई कि नौकरी थी नहीं, नौकरी छूट गई, दफ्तर से छटनी हो गई। छटनी होने के बाद पूरा परिवार तबाह हो गया। और इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं अमरकांत। कौन है? अमरकांत। अमरकांत का जीवन वृत्त मैंने पहले भी अपने चैनल पर दे रखा है और आप भी देखेंगे और पढ़ लेंगे। संक्षिप्त में मैं बता देना चाहता हूँ, 1925 में इनका जन्म हुआ था। बलिया जिले में एक गांव है नगरा। कौन सा गांव है? हाँ, नगरा गांव में इनका जन्म हुआ। और इनका बचपन का नाम श्री राम वर्मा था। बचपन का नाम इनका क्या था? श्री राम वर्मा। तो ऐसे जो लेखक और साहित्यकार बचपन से ही लेखन में उनकी रुचि रही और रुचियों के अनुसार उच्च शिखर पर जाते ही उनका परिमार्जन हो गया। तो बेटा, अब हम आते कहानी पर। जब हम किसी की रचना पढ़ते हैं तो उनके बारे में बिंदु के रूप में जानना आवश्यक हो जाता है। मान लो मेरे बारे में तुम जानना चाहते हो, मेरी रचना को तुम सुनते हो, पढ़ते हो। जब तक मेरे बारे में तुम नहीं जानोगे तो क्या मेरी रचना आपको समझ में आएगी? नहीं समझ में आई ना? तो इसी प्रकार से किसी भी कवि और लेखक की जो रचना है उसको पढ़ने से पूर्व आपको उसके बारे में जानना आवश्यक हो जाता है, उसका जीवन वृत्त समझना आवश्यक हो जाता है, व्यक्तित्व हो या कृतित्व हो। खैर, तो ये आपको मैंने बताया। तो ये कहानी बड़े संघर्षशील परिवार की है। परिवार में गृहिणी है सिद्धेश्वरी और परिवार के मुखिया मुंशी चंद्रिका प्रसाद, परिवार का बड़ा बेटा रामचंद्र, मझला बेटा मोहन और सबसे छोटा जो बच्चा है जिसका नाम है प्रमोद, वो कुपोषण का शिकार हो चुका है। अब बच्चों, संपूर्ण कहानी दोपहर के भोजन पर ही आधारित है। मुख्य रूप से दोपहर का भोजन, गर्मियों का समय था, चिलचिलाती हुई धूप थी और धूप में आकाश में एक आध बादल के टुकड़े जो है नाव की तरह
कर रहे थे, अन्यथा लोगों का आना जाना भी बंद हो गया था और सन्नाटा रोड पे छाया हुआ था, सन्नाटा छाई हुई थी। और सिद्धेश्वरी ने देखा उसका छोटा बेटा प्रमोद, वो थोड़ा पोज करना, तो बच्चों सन्नाटा जो है छाई हुई थी, किसी का भी आना जाना नहीं था। सिद्धेश्वरी थोड़ी सी बैठ गई, आंख लग गई, फिर उसका जो बेटा था उसको देखा, उसका पेट फूला हुआ था और मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी और प्रमोद के जो हाथ हैं वो बासी ककड़ी के समान मुरझाए हुए लग रहे थे। थोड़ी देर बाद उसका बड़ा बेटा रामचंद्र आता है। रामचंद्र को भोजन देती है, पहले हाथ पैर धोता, बेहोश हो जाता है और गर्मी से के चक्कर खा करके बेहोश हो जाता है। पानी छिड़कती है कि उसके ऊपर, बड़कू बड़कू कह करके पुकारती है, फिर होश में आता है, फिर उसके लिए खाना लगाती है। खाने में क्या बना रखा है कि अरहर की दाल और तले हुए चने की तरकारी बना रखी है, तरीदार तले हुए चने की तरकारी सब्जी बना रखी है ना। तो उसको खाना देती है, खाना खिलाती है, और रोटी खाते कहते हैं कि एक रोटी और दे दूं, तो कहता नहीं अब नहीं चाहिए मुझे रोटी, कहा थोड़ी सी और ले लो, कहा नहीं। तो खाते खाते बोलता है मोहन कहाँ गया, तो कहती कि मोहन जो है अभी आ रहा होगा, कहीं गया है ट्यूशन के बारे में कुछ पूछने के लिए। कहते वो भी बहुत अच्छा है, उसका दिमाग भी पढ़ने में है। उसके बाद खा चुकने के बाद उसके फिर मोहन आता है, उसको खाना देती है, उसको रोटी देती है और भर कटोरा दाल उसको देती है पीने के लिए। वो भी खा चुकने के बाद कहता भैया भैया कहाँ गए थे। अच्छा, रामचंद्र जो है वो काम सीखने के लिए, किस चीज़ का काम, प्रूफ रीडरी का काम सीखने के लिए वो जाता है और वहाँ काम सीखता है प्रूफ रीडिंग का। मोहन अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है और कहता बाबूजी खा चुके, कहा बाबूजी अभी नहीं आए। और प्रमोद खा चुका, कहने अभी वो भी नहीं खाया, वो भी, उसको भी खाना देना है। इस प्रकार से मोहन और थोड़ी सी दाल मांगता है, दाल दे देती है और सुड़ सुड़ करके कटोरे से दाल पी जाता है और हाथ मुंह धो करके और वो भी चला जाता है। उसके बाद परिवार के मुखिया मुंशी चंद्रिका प्रसाद आते हैं और ऐसा लगता है कि 55 की उम्र होते ही वो जो है लगता है कि झुर्रियाँ पड़ गई हैं, गालों पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बिल्कुल झूल गए हैं और सब दाढ़ी पक गई है, सफ़ेद हो गई है। तो इस प्रकार से वो जो है वो आते हैं, वो भी चौके पर हाथ मुंह धो करके बैठ जाते हैं खाने के लिए। और तो इस प्रकार से खाते खाते चंद्रिका प्रसाद से सिद्धेश्वरी पूछती है, वो फूफा की लड़की की शादी थी, वो लोग क्या कह रहे थे। तो कहते कि क्या कहेंगे, मैं गया था और वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है और सब बढ़िया है। तो उसके बाद खा चुकने के बाद वो पानी पीते हैं और
रोटी ऐसी बना रखी है कि ऐसा लगता है कि उनसे युद्ध करना पड़ रहा है रोटी से। और रोटी चबाने के बाद कहते हैं कि रोटी से मन भर गया है तो तुम मुझे एक गुड़ है क्या, तो एक डली गुड़ की शरबत बना करके मुझे पिला दो, शरबत बना दो और शरबत मैं पी लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, शरबत चाहिए। तो देती है, पी करके और ऊंधे मुँह ऐसे लग जाते, ऐसे सो जाते हैं कि निफिक्र हो करके, जैसे कि सरकारी दफ्तर से कहीं जाना नहीं है अब। अच्छा बच्चों, ये तो रही कहानी। कहानी का जो सारांश मैंने बताया, अब कहानी की समीक्षा थोड़ी कर देता हूँ कि इस कहानी में सिद्धेश्वरी एक गरीब परिवार की महिला है और अपने परिवार में दुख को आने नहीं देती और वह जो है स्वयं दुख को सह करके रह जाती है, फूट फूट करके रोती है सिद्धेश्वरी। और मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी की छटनी हो गई है, दफ्तर से उनकी छटनी हो गई है, नौकरी से हटा दिया गया उन्हें। नौकरी से हटा देने के बाद जो है मुंशी चंद्रिका प्रसाद का जो परिवार जो है, वो परिवार वो बिल्कुल गरीबी की मार से, भूखमरी की मार से और जो है और स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहा है। सभी बच्चे, रामचंद्र भी कुपोषण का शिकार है, मोहन भी कुपोषण का शिकार हो गया है और उसका छोटा बच्चा प्रमोद वो भी कुपोषण का शिकार हो गया है। तो इस प्रकार से धनाभाव के कारण जो है पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है और इसमें ऐसा लगता है कि पूरा परिवार जो सिद्धेश्वरी उस पूरे परिवार को चलाने वाली महिला है, दुख के सागर को छुपाए हुए बैठी हुई है, घुट घुट करके वो रह रही है। एक बार तो अनावश्यक अनायास उसकी आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी और फूट फूट करके रोने लगी और कहने लगी, हाय रे गरीबी, जो मैं कैसी गरीबी ये देख रही हूँ। ऐसा जो है दर्दनाक चित्रण जो है अमरकांत करते हैं इस कहानी में। और जो सामाजिक वर्गगत संघर्ष है उसको उजागर करते हैं और समाज में जो निर्धनता है, समाज की जो विसंगतियां हैं, उस विसंगतियों की चर्चा इसमें करते हैं, उनका वर्णन करते हैं और समाज को झकझोर देने वाली बात करते हैं और एक कहते हैं कि वास्तव में जो सिद्धेश्वरी जो है उस परिवार को बड़े धैर्य के साथ और संघर्ष के साथ चला रही है उस परिवार को, और उस परिवार में को लगने नहीं देती कि इस परिवार में कोई दुख है, सारा दुख अपने ऊपर उड़ेल लेती है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद का भी दुख उड़ेल लेती है और जो है उस परिवार का जो दुख दर्द है, समाज का दुख दर्द है और समाज को एक परिवार का दुख दर्द बांटना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यही इस कहानी की समीक्षा है। इस कहानी की जो भाषा शैली है बिल्कुल सहज और सरल भाषा है, सहज शब्दावली है, सहज प्रेरणा है, तो सब कुछ सहज है। कहीं कहीं जो है लोकोक्तियों का प्रयोग है, मुहावरों का प्रयोग है और अंग्रेजी शब्दों का विदेशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यही कहानी रही और यही इस परिवार की व्यथा कथा रही। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपने ये कहानी समझी होगी, पढ़ी होगी। धन्यवाद।